ओके, सो लास्ट क्लास में हमने आई गेस सेंसिटिविटी एनालिसिस स्टार्ट किया था। बिजनेस की वैल्यूएशन कैसे करते हैं वो बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इसमें एक मेथड होता है सेंसिटिविटी एनालिसिस। पहले हमने दो मेथड्स पढ़े थे, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड एक और कौन सा पढ़ा था, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। अब बेसिकली हम जहाँ पे भी हम दो मेथड्स अभी और पढ़ेंगे, इसमें भी हम डिस्काउंटेड कैश फ्लोज का ही यूज़ करेंगे। लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है अब सेंसिटिविटी एनालिसिस में, ये कहता है कि जो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं दैट इज़ अनसर्टेन। मैंने कहा कि शुरू के हम यही बात कर रहे थे, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस पढ़े कि शुरू के 4 इयर्स 5 इयर्स कैश फ्लो हमने कहा इतना इतना होता रहेगा। हमने कहा 10,000 कैश फ्लो होगा, फिर नेक्स्ट ईयर में 15,000 होगा, 20,000 होगा। 3 साल 4 साल 5 साल तक हम क्या करते हैं, एग्जैक्टली एस्टिमेट करते हैं। उसके बाद एक यूजुअली हमने जो देखा कि एक ट्रेंड चलता है कि हाँ एक बेस बन जाती है कि हाँ 5% इंक्रीज़ होगा, 10% इंक्रीज़ होगा, तो एक ग्रोथ फैक्टर अलग से आ जाता। देन उसके बाद हमारे पास दो फैक्टर्स की हम यहाँ पे बात करते हैं। एक हम बात करते हैं WACC की, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या हमारा R जिसे हम बोलते हैं, और एक हमारा फैक्टर होता है ग्रोथ रेट G। अब ये सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या कहता है कि ये जो दो फैक्टर्स हैं ये क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं इन दी फ्यूचर। फ्यूचर इज़ नॉट सर्टेन कि मैंने कहा कि हाँ अगर 9% डिस्काउंटेड रेट है तो डिस्काउंटेड रेट 9% ही रहेगा, वो बदल सकता है, 10% हो सकता है। मैंने कहा मेरा ग्रोथ रेट 3% है तो ज़रूरी नहीं है कि वो 3% ही रहेगा, वो 2.5 2 3.5 इन सब में से कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे वो वेरिएशंस हमेशा रहती हैं। तो उन वेरिएशंस के अकॉर्डिंग अगर वो वेरिएशंस आई तो हमें कितना डिफरेंस पड़ रहा है इन दी मार्केट वैल्यू, इन दी वैल्यूएशन, वो चीज़ को डिपिक्ट करना इज सेंसिटिविटी एनालिसिस। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, आसपास की चीज़ों को, आसपास के केसेस भी देख रहे हैं और फिर एनालाइज कर रहे हैं कि क्या ये ठीक है या अब हमारे लिए रॉन्ग डिसीजन तो नहीं हो गया अगर ऐसे की बजाय थोड़ा सा भी माइनर चेंजेस आ गए। सो ये चीज़ देखते हैं। In business valuation, sensitivity analysis is used to assess how the value of a business changes. कैसे जो बिजनेस की वैल्यू है वो चेंज हो रही है, कब, जब हम वेरिएशंस कर रहे हैं किसमें, की एजम्पशंस में, सच एज रेवेन्यू ग्रोथ, डिस्काउंट रेट और द कॉस्ट स्ट्रक्चर। Sensitivity analysis is an approach employed in financial planning to examine the effects of varying independent variables values on a given dependent variable। एक independent value की independent variable पे क्या फ़र्क पड़ेगा, किस पे, dependent variable पे, जहाँ पे particular like कुछ circumstances है वहाँ पे। Sensitivity analysis is often applied across many disciplines फ्रॉम इकोनॉमीज एंड इंजीनियरिंग टू जियोग्राफी एंड बायोलॉजी। की ये सेंसिटिविटी एनालिसिस हर जगह पे यूटिलाइज होता है कि अगर आप चेंजेस ला रहे हैं तो उसका क्या क्या इफ़ेक्ट आएगा। अब इसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन स्टार्ट करे थे नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास में, जिसमें हमने वो पढ़ा था कि हम NPV निकाल रहे थे, नेट प्रेजेंट वैल्यू, और उसमें हमने कहा कि अगर 10% से कोई एक फैक्टर चेंज हो रहा है, 10% से बढ़ रहा है, करे थे हमने लास्ट पार्ट में वही क्वेश्चंस, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं हम। लास्ट क्लास में हमने ये वाले क्वेश्चंस करे थे बेसिकली, कि लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट 6 years, कॉस्ट 35 lakhs, एनुअल कैश फ्लो 12 lakh per annum, डिस्काउंटेड रेट 10%। फिर हमने इसमें अलग अलग केसेस देखे थे। क्या केसेस थे कि प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 20% से बढ़ गई, प्रोजेक्ट कॉस्ट 20% से बढ़ गई इन केस, तो 35 लाख की बजाय कॉस्ट कितनी हो गई, 42 लाख रुपीज़। याद है ये वाला क्वेश्चन किया था? इसी का ही अब हम आगे थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्जन अभी आज की क्लास में करेंगे।
ये वाला क्वेश्चन एक बार ये हमने लास्ट क्लास में किया था, कोई भी डाउट नहीं आया याद आ रहा तो एक बार लास्ट क्लास देख लेना। देन अब इसी का ही फर्दर आगे क्वेश्चन है, पढ़ो। यू आर वैल्यूइंग अ कंपनी यूजिंग द डिस्काउंटेड कैश फ्लोज मेथड, द फॉलोइंग आर द बेस केस अजम्पशंस। फ्री कैश फ्लोज आपको 5 सालों के लिए दे रखे हैं कि 5 सालों तक ये फ्री कैश फ्लोज है। डिस्काउंटेड रेट आपको रेट कितना दे रखा है 10%। टर्मिनल ग्रोथ रेट कितना है 3%। तो लॉन्ग टर्म कैश फ्लो वो कह रहे हैं जो ग्रोथ रेट है दैट इज आफ्टर ईयर 5 दैट इज 3%। अब एक बेस केस बनाना है वैल्यूएशन के लिए, एक तो हमें नॉर्मल वैल्यू बतानी है। बेस केस बताना है मतलब ये सारे चीज़ें यूज़ करके एक वैल्यू बतानी है फर्म की कितनी होगी। देन एक सेंसिटिविटी एनालिसिस बताना है जिसमें आपके डिस्काउंटेड रेट 10 की बजाय 9, 10, 11 ये तीनों है। 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, तीनों है। और जो टर्मिनल ग्रोथ रेट है वो दैट इज़ 2, 3 एंड 4%। मतलब ये 10% अभी यहाँ पे हमारा था और ये 3% एक बेसिक केस था। आपको क्या बताना है जिसमें 10 की बजाय 9 और 11 और 10 तीनों केसेस हो और जो ग्रोथ रेट है वो 2, 3 और 4 कुछ भी हो। तो टोटल यहाँ पे कितने केसेस बनेंगे 9 केसेस बनेंगे जब 9% डिस्काउंट रेट है और ग्रोथ रेट 2% है। 9% ही वो है लेकिन ग्रोथ रेट 3% हो गई, वो 9% ही है बट ग्रोथ रेट 4% हो गई। ऐसे 10 के साथ भी तीनों केसेस और 11 के साथ भी तीनों केसेस। बट सबसे पहले एक बेस केस उन्होंने बनाने के लिए कहा है तो सबसे पहले उसी पे फोकस करेंगे। अब ईयर 1 तो हमें क्या चाहिए पीवी ऑफ 1। पीवी ऑफ हमें क्या पता है कैसे निकालते हैं, 5 लाख है, नीचे कितना आ जाता है 1 प्लस 10% है तो 0.10 रेज टू द पावर 1। 5 लाख डिवाइडेड बाय 1.1 454 545.45। पी वाई ऑफ 2 कितना है 5,50,000 अपॉन 1 प्लस 0.10 रेज टू द पावर 2 क्योंकि 2 ईयर्स हो गए हैं अब। सो 5,50,000 डिवाइडेड बाय 1.1 divided by 1.1. It is again same 454,545.45. Then present value of 3, it is 6,05,000. नीचे कितनी आ जाएगी पार, करेक्ट। वन पॉइंट वन डिवाइडेड बाय 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1। आंसर इज अगेन सेम, यही वाला आ रहा है हमारा 54,545.45। देन नेक्स्ट ईयर के लिए 6,65,500। 1 प्लस 0.10 रेज टू द पावर 4। आई गेस इसमें इन्होंने वैल्यूज इसी तरीके से दे रखी हैं कि जिसमें सबका आंसर ऑलमोस्ट यही आ रहा है, डिवाइडेड बाय 1.1। 4 times when we divide by 4 the answer is again same. And for the 5th year 7,32,050 divided by 1 plus 0.10 raised to the power 5।
Yes, answer is again same 454,545.45. अब ये तो क्या हुआ, हमारी पांचों ईयर्स की क्या आ गई, प्रेजेंट वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, टर्मिनल वैल्यू निकालते हैं। इसके बाद टर्मिनल वैल्यू निकालते हैं। टर्मिनल वैल्यू कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला है टर्मिनल वैल्यू का, फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ 5th ईयर इंटू 1 प्लस जी अपॉन में डिस्काउंटेड रेट या वही WACC माइनस जी, वो यूज़ करके वैल्यू निकालेंगे। सो टर्मिनल वैल्यू विल बी 454,545.45 into 1 plus G, growth rate is 3%, so 0.03 divided by 0.10, 0.03, कितना बन जाएगा हमारा आंसर, divided by 0.07। कितना आ रहा है इसे सॉल्व करके, यही आ रहा है आंसर आप लोगों का भी, करा है? वो मैंने 0.5 नहीं लिया होगा, उसी से आ रहा होगा। अब टोटल वैल्यू ऑफ कितनी हो गई, अब देखो ये आ गया हमारा यहाँ तक का टोटल वैल्यू यूज़ करके। अब सेंसिटिविटी एनालिसिस करना है, जहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ
लास्ट वाली वैल्यू को चेंज करेंगे जहाँ पे हम 9% वो ले रहे हैं डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट कितना ले रहे हैं 9% और 2% ले रहे हैं ग्रोथ रेट। ग्रोथ 2% ले रहे हैं। तो ये वाले केस में हम क्या करेंगे, अब पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, बेसिकली मतलब टर्मिनल वैल्यू निकालेंगे इसको यूज़ करके, फिर उस टर्मिनल वैल्यू की क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे तो हमारे पास ये टर्मिनल वैल्यू थी, अब यहाँ पे लेकिन क्योंकि ये 0.10 था, अब ये कितना हो जाएगा 0.09। तो पहले टर्मिनल वैल्यू निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू उसकी। करके देखो, एक दो केसेस करो, फिर मैं अगर नहीं समझ आता है तो आई विल डू। कोई भी दो केसेस करके देखो, 9% के अकॉर्डिंग 2% कर लो और 11% के अकॉर्डिंग 4% कर लो। दो केसेस कर लो। मैं एक सेकेंड मार्कर लेके आ रही हूँ, आप लोग एक बार दो करके कौन सा केस कर रहे हो? तब 732050 ये वैल्यू थी लास्ट ईयर की। अगर हमें वैसे प्रॉपर टेबल बनाना है, 9% यहाँ लिखा, ऊपर लिख दिया 2%, 9%, या यहीं पे साथ में लिख लेते हैं, ऐसे तो थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं बैठ रहा।
इसके अकॉर्डिंग 2% का केस, इसके अकॉर्डिंग 3% का केस और इसके अकॉर्डिंग 4% का केस। तो अगर इसके अकॉर्डिंग 2% का केस चल रहा है तो 73250 1 प्लस ग्रोथ होता है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ग्रोथ, 1 प्लस ग्रोथ इज 2%, तो 1 प्लस 0.02 डिवाइडेड बाय 0.09 माइनस 0.02, यही होगा। कितना आ रहा है आंसर निकाल लिया अगर तो 73250 बाय 1.02 डिवाइडेड बाय 0.07। ठीक है, अब ये आया हमारा ये वैल्यू। अब क्या करेंगे, इसकी ही प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड होगा, 1 प्लस 0.09 रेज टू द पावर 5, सो 1.09 इंटू 1.09 1.53862। अब ऐसे ही करके हर केस की वैल्यू निकलेगी। समझ आया कि हुआ क्या है? एक बार दोबारा से रिपीट करती हूँ कॉन्सेप्ट, अब ज़्यादा रिलेट कर पाओगे जब वैल्यूज़ देख लिए। हमारा टॉपिक चल रहा था सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस का क्या मतलब है कि ये देख रहा है कि अगर आपकी चीज़ों में आपने जो सोचा है उसमें
क्योंकि आप एजम्पशंस बना रहे हो। मैं अगर डेप्रिसिएशन लगाती हूँ एक प्रोजेक्ट पे, तो डेप्रिसिएशन के जो रेट निकालते हैं वो यही सोच के निकालते हैं कि मशीन कितने साल चलेगी। मैंने कहा कि मशीन 10 साल चलेगी, तो क्या बिल्कुल ज़रूरी है कि मशीन 10 साल ही चलेगी? 9 साल भी चल सकती है, 9.5 साल भी चल सकती है, 10 साल भी चल सकती है, 10.5 साल भी चल सकती है, 11 भी चल सकती है, 12 भी चल सकती है। लेकिन मोस्टली उम्मीद क्या होती है कि जो एजम्पशन करा है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस ही आएंगे। तो इसीलिए अगर हमने यहाँ पे एक बेस केस में 10% अज्यूम कर रखा था, तो मैंने कहा कि अगर 10% अज्यूम किया तो चेंजेस कितने होंगे, 9% या 11% तक, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत रिसर्च करके एजम्पशंस बनाते हैं। तो जो वेरिएशंस आएंगी वो थोड़ी बहुत ही आएंगी, बहुत ज़्यादा नहीं आएंगी। तो हमने यहाँ 2 मेजर फैक्टर्स की वेरिएशंस देखी हैं। किस किस की? एक ग्रोथ रेट की, एक डिस्काउंटेड रेट की या कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। ये 2 चीज़ों की वेरिएशंस जो हमने देखी हैं, इसके बेसिस पे हमने डिसीजन लिया है कि अगर ऐसे चेंजेस आ रहे हैं तो क्या हमें तब भी डिसीजन लेना है, या मेरी मार्केट वैल्यू, अब फॉर एग्जांपल मैं इसको देख के, पहले वाले को फैक्टर को देख के अगर मैं 6 लाख समथिंग वो बन रही थी, सॉरी 6 करोड़ समथिंग वो बन रही थी, और 2 करोड़ हमारी सबका सम बन रहा था जो ऊपर वाले प्रीवियस ईयर हमने निकाले थे। तो अगर मैं वो 2 करोड़ और 6 करोड़ 8 करोड़ रुपए अगर कंपनी की वैल्यूएशन दे रही हूँ, टोटल वैल्यू ऑफ एंटरप्राइज अगर मैं 8 लाख रुपए 8 करोड़ रुपए दे रही हूँ, तो क्या अगर फ्लक्चुएशंस आती हैं तो वो कितना डिफ़र कर सकता है। तो मैं ये वाली वैल्यू पुरानी उन सारी प्रेजेंट वैल्यूज़ ऑफ कैश फ्लोज के साथ ऐड करके देखूंगी कि अगर मैं पहले 8 करोड़ दे रही थी तो अब मैं शायद 8.2 CR की डिफरेंस आ सकता है, कि जो डिफरेंस आया वो 20 लाख रुपीज़ का आया, कि या तो मेरी कंपनी की वैल्यू 20 लाख से बढ़ सकती है या तो 20 लाख से कम हो सकती है। ये माइनर डिफरेंसेस हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे रीड कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें पूरा ही सेंसिटिविटी एनालिसिस का टेबल बनाना पड़ता है। अब मैंने ये 732050 को नेक्स्ट केस में क्या लिखा, 3% के साथ करा कि ग्रोथ रेट तो 3% ही रही, लेकिन अगर सिर्फ ये वाला फैक्टर चेंज हुआ तो, इसमें दोनों फैक्टर्स चेंज हुए तो, फिर ऐसे ही 10% के साथ मैंने 2% देखा, फिर मैंने 10% के साथ 3% की ये वैल्यूज़ देखी, फिर मैंने 11% के साथ 2% देखा, फिर मैंने 11% के साथ 3% देखा, फिर मैंने 11% के साथ 4% देखा। किस में कितना वैल्यू डिफरेंस आ रहा है हमें यहाँ पे वही नोट डाउन करना है, ठीक है। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस के अकॉर्डिंग फिर हमें ये देखना है कि क्या बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं और वो पॉजिटिव है मेरे लिए कि मेरी कंपनी की मैं वैल्यू अभी कम दे रही हूँ और वो बढ़ ज़्यादा रही है, तो ओके है। लेकिन अगर वो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है तो क्या मुझे, मतलब घट रही है बल्कि ज़्यादा, तो क्या मुझे उस कंपनी की उतनी वैल्यू देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, ये एनालिसिस हमें यहाँ पे करना होता है। अब अगर मैं आपको लास्ट की फटाफट अब एक 11 और 4% वाली भी देखते हैं। 732050 इंटू 1 प्लस क्या होगा 0.04, नीचे क्या आ जाएगा 0.11 माइनस 0.04, तो 732050 मल्टीप्लाई बाय 1.04 डिवाइडेड बाय 0.07। अब ये आ गई हमारी टर्मिनल वैल्यू। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू देखने के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस 0.11 रेज़ टू द पावर 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 1.11 तो प्रेजेंट वैल्यू कुछ इस तरीके से हो जाएगी।
तो नहीं, एक तो कैलकुलेटर में क्या इशू आने लग गया, ई वैल्यू कर देता है बीच में। एक बार ही करना है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है एग्जैक्ट। अगर मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ ना 1.11 से 5 टाइम्स, सिक्सटी फोर एक और भी डिजिट आएगी आई गेस। सॉरी, एक और 7 है। तब यहाँ पे जो वैल्यू 69 बन रही थी वो यहाँ पे कितनी बन रही है? मतलब 69 लैक्स थी, यहाँ पे 64 लैक्स रह गई। तो कितने परसेंट का डिफरेंस बन रहा है? 5%, 5 लाख रुपीज़ का डिफरेंस बन रहा है बेसिकली, विच इज़ अराउंड 5%, 4.5% के आसपास का डिफरेंस है। तो क्या अब हमें ये डिसीजन लेना चाहिए? तो जहाँ पे अगर हम देखते हैं कि हमारी हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है और हमारी लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि क्या हमें इस कंपनी में अभी पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें भी सेम देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट में अगर कितना सेंसिटिविटी बन रही है तो लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। क्लियर है थोड़ा सा टॉपिक कि क्या हुआ है? नहीं क्लियर? ये देखो, मैंने कहा कि यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया, अगर फैक्टर्स चेंज हुए तो कितना डिफरेंस आया? अराउंड 5 लाख रुपीज़ का डिफरेंस आया। जहाँ पे कंपनी को हम 1 करोड़ रुपए के आसपास दे रहे हैं, वहाँ पे 5 लाख रुपीज़ का डिफरेंस क्या इतना ज़्यादा मैटर करेगा? तो थोड़ा बहुत ही करेगा। वहीं पे अगर एक वैल्यू 69 आ रही है और एक जगह पे वैल्यू 55 आ रही है, अब डिफरेंस कितना हो जाएगा? 14 लैक्स का। कि मैंने ये जो फैक्टर बदले, मेरे इसकी वजह से डिफरेंस कितना आ गया? 14 लाख रुपीज़ का आ गया। तो डिफरेंस क्या है? ज़्यादा बढ़ रहा है। तो कुछ फैक्टर अगर मेरे फेवर में नहीं गए तो मुझे क्या हो सकता है? 14 लाख रुपीज़ का लॉस हो सकता है। तो क्या अब मैं इन्वेस्ट करूँगी उस कंपनी में या नहीं? तो आई नीड टू थिंक वाइजली, आई नीड टू लाइक सी द सिनेरियो अगेन कि हाँ कितनी पॉसिबिलिटी है ये वाले केसेस आने की, उसके अकॉर्डिंग फिर वाइजली डिसीजन लेंगे। क्योंकि सेंसिटिविटी एनालिसिस यही कहता है कि आप क्या कर रहे हो, आप अपने वेरिएबल फैक्टर्स और इन को देख रहे हो कि अगर उनमें कोई चेंजेस आते हैं तो आपकी कंपनी पे क्या असर पड़ रहा है। तो मेरी कंपनी की वैल्यू अगर उस फेवर में जाएगी तो उसको 14 लाख रुपए की उसकी वैल्यू घट रही है, तो 2-3 लाख रुपए समझ आता है, बट 14, 15, 20 लाख क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है लॉस। 2-3 लाख का तक का लॉस होगा तो शायद आप रिस्क ले लोगे। अगर वो 20-25 लाख रुपए का डिफरेंस बन रहा है तो आप रिस्क लेने से पहले क्या करोगे? सोचोगे 2-3 बारी। तो वो जब चीज़ हम सोच रहे हैं, दैट इज़ सेंसिटिविटी एनालिसिस, क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल्स लेके काम कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कुछ फैक्टर्स ही बदल दिए जो वेरिएबल्स इस चीज़ को, प्रोजेक्ट को इफेक्ट कर रहे थे, क्योंकि प्रोजेक्ट को 2 चीज़ें यहाँ पे इफेक्ट कर रही थी, डिस्काउंटेड रेट और ग्रोथ रेट। अगर मैंने उन फैक्टर्स को ही बदला है कि मेरा उतना जितना मैंने एक्सपेक्टेड था उतना नहीं आया, थोड़ा बहुत वेरी कर गया, तो क्या इफेक्ट आएगा कंपनी पे? ठीक है, देन इससे सिमिलर क्वेश्चन है, लाइक एक कंपनी है जिसका डिस्काउंटेड कैश रिटेल बिजनेस है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड यूज़ करके बताना है कंपनी का प्रोजेक्टेड कितने पे ग्रो है? 6% वो एनुअली ग्रो करेगी फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। 5 सालों तक वो कितना ग्रो कर रही है हर साल? 6%। इसमें इन्होंने डायरेक्ट नहीं दे रखा है हर ईयर का कैश फ्लो, इन्होंने बोला है कि 1 साल पहले साल आपका फिक्स है कि 50 लाख रिवेन्यू है, प्रॉफिट या कैश फ्लो नहीं दे रखा, रिवेन्यू दे रखा है। रिवेन्यू में हमारे एक्सपेंसेस ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं।
50 लाख का रिवेन्यू दे रखा है और क्या बोला है, फ्री कैश फ्लो मार्जिन कितना रहता है, इसमें से 15% रहता है। तो इसका 15% किया अगर 50 लाख का, तो पहले साल के लिए वो कितना हो गया, 15 लाख नहीं, 7,50,000 हो गया। अब कंपनी हर साल 6% ग्रो कर रही है, तो 6% उसमें इंक्रीज होता रहेगा। The base case discount is 8% and terminal growth rate is 2%. तो दो फैक्टर्स हैं यहाँ पे, 8% डिस्काउंटेड रेट है और 2% ग्रोथ रेट है। फ्री कैश फ्लो मार्जिन हमारा हो गया 15% है, ये तो इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब बिजनेस की एजम्पशंस बतानी है और परफॉर्म करना है सेंसिटिविटी एनालिसिस, जहाँ पे ग्रोथ रेट क्या हो रही है, 4, 6 और 8% हो रही है। सिर्फ ग्रोथ रेट की बात करी है इन्होंने, वहाँ पे इस परसेंट की वैल्यू की बात नहीं करी है। ग्रोथ रेट जो 2% थी वो 4 हो रही है, 6 हो रही है, 8 हो रही है। डिस्काउंटेड रेट चेंज हो रहा है, उसकी बात नहीं करी है। एक फैक्टर बदल रहा है यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 2 फैक्टर्स। जो पहले 2 फैक्टर्स वेरिएबल हो रहे थे, यहाँ पे सिर्फ एक ही फैक्टर है जो बदल रहा है, ठीक है, ग्रोथ रेट। अब एक पहले आप फर्स्ट ईयर का रिवेन्यू है 15 लाख, सॉरी 50 लाख। फ्यूचर कैश फ्लो कितना है, या फ्री कैश फ्लो, सॉरी 50 लाख का 15% दैट इज 7,50,000। दिस इज इन ईयर 1, दिस इज ईयर 1। ईयर 2 में कितना हो जाएगा, 7,50,000 प्लस 6% ऑफ 7,50,000, वही हो जाएगा, क्योंकि 7.5 लाख और वो एनुअली ग्रो कर रहा है ना 6%। उन्होंने कहीं पे बोला था ये ना रेवेन्यू इज, सॉरी डस्ट कर देंगे। चलो वैसे वही है, यहीं पे आगे कंटिन्यू किया हुआ है कि रेवेन्यू इज़ ग्रोइंग एट 6%, ठीक है। तो इसी में ही हमारा कितना हो जाएगा, हम 6% डायरेक्टली ना लिख के क्या कर देते हैं, 1 पॉइंट इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आंसर बनेगा। तो ओके, हल्का सा इसका व्हील ही नीचे गिर गया। ठीक है, क्लियर है कि ऐसे करके हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे तो कितनी वैल्यू बन जाएगी, 1 + 6%, 7,50,000 इंटू 1.06, 7,95,000 हो गया। आप चाहो तो 7,50,000 का 9%, सॉरी 6% अलग से निकाल सकते हो, लाइक 7,50,000 का 6% अगर मैंने निकाला 45,000 आ गया, तो 7,50,000 प्लस 45,000 7,95,000 तब भी बन जाएगा। आप चाहो तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि ये भी अल्टीमेटली 1 + 0.06 कर रहे हैं, तो इट मीन्स इसकी 100% वैल्यू और इसकी 6% एक्स्ट्रा वैल्यू। अब थर्ड ईयर में क्या है, इसके अकॉर्डिंग ग्रो करेगा, तो थर्ड ईयर में 7,95,000
95,000 इंटू 1 प्लस 006 कितना हो गया? एट 42 00। ऐसे ही हम 4th ईयर का और 5th ईयर का भी रिवेन्यू वो निकाल सकते हैं, कैश फ्लो मार्जिन। ठीक है, अब हमारे पास क्या चाहिए? अब हमें 5th ईयर की वैल्यू ज़रूर चाहिए, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन पूरा करना ही पड़ेगा एक बारी के लिए। 842 700 इंटू 1.06 893,262 इंटू 1.06 946,857। फाइनल 5 ईयर का ये हो गया। अब टर्मिनल वैल्यू निकालने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? 5th की। तो मुझे अगर टर्मिनल वैल्यू चाहिए 946,858 इंटू 1 प्लस 0.02, क्योंकि ग्रोथ रेट 0.02 है, और नीचे कितना आ जाएगा? 0.08 माइनस 0.02 इंटू 1.02 divided by 0.06 160,96586। जी यार है। अब ये हमारी हो गई टर्मिनल वैल्यू 2% के अकॉर्डिंग। अब इसकी अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालती हूँ तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? फॉर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टीवी 1.085 टाइम्स 1.469 समथिंग बन रहा है। वन 109,575 समथिंग आ रही है वैल्यू। तो ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई है टर्मिनल वैल्यू की। अब हमें जो डिफरेंट केसेस में सेंसिटिविटी एनालिसिस करना है उसके लिए क्या करेंगे? ग्रोथ रेट फैक्टर कितना कर देंगे? 4% कर देंगे। तो कहीं और कैलकुलेशन और नहीं करनी, बस यहाँ पे कितना करना है? 4%। यहाँ पे और यहाँ पे 4, फिर 6, फिर 8, अलग अलग सिनेरियोस में। हाँ हाँ, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज हमने बस इस वाले का किया है। वैसे हमें जब टोटल वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हमें इन सब का ही प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना।
जैसे हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में करा था, हमने सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी, ऐसे ही इसमें भी निकलेगी सबकी प्रेजेंट वैल्यू, वही होगा हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो से एंटरप्राइज की वैल्यू। चलें आगे। बेसिकली इन सब क्वेश्चंस में अभी तक हमने जितने भी मेथड पढ़े हो वही चीज़ रही है कि डिस्काउंटेड कैश फ्लोज ही हैं। बस सेंसिटिविटी एनालिसिस में बस ये नया आया था कि आपके पास डिफरेंट केसेस वैरी कर रहे हैं और उन केसेस को लेके आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लोज निकालने। तो मेनली आपको यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, टर्मिनल वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। देन अगर टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू नहीं है तो हम वो भी निकाल देते हैं और उन सबको ऐड करके क्या बना देते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ एन एंटरप्राइज। ठीक है, इस केस में बस जो 2-3 9% 10% बस रेट्स बदल रहे हैं, तो वो रेट्स के अकॉर्डिंग हम जो एक स्टेप कर रहे थे वो 2-3 दोबारा लाइक एक तरीके से दोबारा ही पूरा क्वेश्चन करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने पहले 9% रेट के अकॉर्डिंग किया, मैं 10% रेट के अकॉर्डिंग करूँगी, तो वो थोड़ा सा बस ये चीज़ अलग आ रही है, बाकी सब सेम है। देन नेक्स्ट क्या है, स्लम्प सेल। स्लम्प सेल में क्या होता है, बेसिकली जब हम क्या करते हैं, पूरी एक कंपनी को एक साथ बेचते हैं एक ही लमसम अमाउंट में। इसमें एसेट्स लाइबिलिटीज़ की अलग अलग वैल्यू नहीं करी जाती, सीधा एक फर्म की वैल्यू करी जाती है, दैट इज़ द ओनली द परचेज कंसिडरेशन बेसिकली। ठीक है, सो अ slump sale refers to the transfer of one or more undertakings as a lump sum consideration without assigning individual values to the assets and liabilities. Assets और liabilities को कोई अलग से वैल्यू नहीं दी जाती, बल्कि फर्म की एक वैल्यू दी जाती है। The valuation of a business in a slump sale is critical as it helps determine the fair price of the transaction. Like section 50B of the Finance Act of 2021 has been revised to clarify that the phrase slump value या slump sale includes transfers made through any means and the market like fair market value on the transfer date would be regarded as full value of consideration, कि जो आपने उस टाइम के अकॉर्डिंग जो भी फेयर वैल्यू थी मार्केट की, वही आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जाएगी, बाद में आपका उस पर कोई राइट नहीं रहेगा। जो भी उस टाइम की क्या थी, फेयर मार्केट वैल्यू
थी आपकी कंपनी की, दैट इज़ ओनली अवर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कि आप जो बेच रहे हैं, दैट इज़ ओनली दी FVC, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट कैपिटल एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए हम फेयर वैल्यू देखते हैं फॉर द सेक्शन 50B इन द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961. कैपिटल गेंस वगैरह वाली जो भी आपकी इनकम टैक्सेस में यूज़ होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखा जाता है कि आपको कोई लॉन्ग टर्म गेंस हो रहे हैं, कोई शॉर्ट टर्म गेंस हो रहे हैं, उन सब बेसिस को टोटल मिला के आपकी कंपनी की नेटवर्थ निकाली जाती है. In this objectives of section 48 and 49, the net worth of the undertaking and the division as applicable will be considered to be the price of the acquisition. कि प्राइस ऑफ द एक्विजिशन कौन सा कंसिडर करा जाएगा, जो कंपनी की नेट वर्थ होगी, या अगर आप कुछ डिवाइड कर रहे हैं कि कुछ पीसेस या कुछ पार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अभी कुछ पार्ट सेल आउट कर रहे हैं, तो डिविजिबल उसके अकॉर्डिंग आपका प्राइस फिक्स किया जाएगा, एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड द प्रोविजंस प्रोवाइडेड इन द सेकेंड सबसेक्शन शेल नॉट बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन. कि अगर आपने कोई प्रोविजंस वगैरह बना रखे थे फॉर इम्प्रूवमेंट की, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, कोई इम्प्रूवमेंट के लिए रिजर्व्स बना रखे थे, तो उन सब की वैल्यू कंसिडर नहीं की जाएगी. द कंप्लीट अमाउंट ऑफ द कंपनसेशन रिसीव्ड एंड एक्वायरिंग एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सेल ऑफ द सच कैपिटल एसेट शेल बी अज्यूम टू बी द एक्चुअल मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. ठीक है, कि आप बाद में कभी दोबारा उस पर अपना राइट नहीं कर सकते कि हाँ हमें पूरी वैल्यू नहीं मिली थी, तो जो आपकी फुल कंसिडरेशन थी वो आपकी वहीं पे ही सेटल हो गई थी. देन एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अपना वन ऑफ द डिविजन्स, अपना एक कुछ डिवीजन है उसके बिजनेस का, 3-4 डिविजन्स थे बिजनेस में, तो पर्टिकुलरली अपना एक डिवीजन सेल कर रही है इन अ स्लम सेल, इट मीन्स फॉर अ सिंगल वैल्यू. द डिवीजन इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट फ्री कैश फ्लोज ऑफ 2 मिलियन इन ईयर 1. पहले साल में कितना करेगी, $2 मिलियन, या आप 2 मिलियन लेके क्वेश्चन कर लो, डॉलर को इग्नोर कर देते हैं, साइन लास्ट में लगा देंगे. ग्रोइंग एट 5% एनुअली फॉर दी नेक्स्ट 5 ईयर्स. कैसे ग्रो कर रही है, 5% आने वाले 5 सालों तक. उसके बाद डिस्काउंटेड रेट 10% है, और टर्मिनल ग्रोथ जो है वो कितनी है, 3% है. कि लाइक 5 ईयर्स के बाद वो किस पेस से ग्रो करेगी, 3% से ग्रो करेगी. तो वही अगेन फेयर वैल्यू देनी है कंपनी की. तो हमारे पास पहले साल का क्या गिवन है, फ्री कैश फ्लो गिवन है 2 मिलियंस. फिर 2 मिलियंस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 5% उसे हर साल बढ़ाते रहेंगे. जब हम उसे हर साल 5% बढ़ा रहे हैं, तो इसी की तरीके की इसकी सबकी क्या आ जाएगी, फ्यूचर कैश फ्लोज आ जाएंगे 5 सालों तक के लिए. और लास्ट में डिस्काउंटेड रेट 10% है और टर्मिनल ग्रोथ 3% है. ये दो वैल्यूज़ भी हैं. तो टोटल वैल्यू कितनी होगी एंटरप्राइज की, अब ये क्वेश्चन करो, जहाँ पे भी डाउट आ रहा है कॉल मी. कुछ नहीं करना है, सिर्फ पहले ये देखना है कि फ्यूचर कैश फ्लोज कैसे ग्रो कर रहे हैं हर साल. फ्यूचर कैश फ्लोज निकालो, इसी सिनेरियो की तरह वहाँ पे 6% बढ़ रहे थे, यहाँ पे 5% बढ़ रहे हैं, और शुरू की वैल्यू 2 मिलियन है. उसके बाद उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकलेंगी सबकी, और लास्ट वाले की टर्मिनल वैल्यू निकलेगी, और सबको ऐड कर देंगे. कह तो आप सही रहे हो, पर हमें कुछ समझ नहीं आया है. कितना हुआ सेकेंड ईयर का कैश फ्लो, हाँ करेक्ट.
देन 21 lakhs के बाद करेक्ट। क्वेश्चन करते हैं बेटे प्रैक्टिकल, अगर टाइम मिले लिख तो बाद में भी लेंगे घर जाके, आपको कह रही हूँ लिख घर जाके लेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करो, जहाँ पे भी डाउट आ रहा है डू आस्क मी। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, सिर्फ क्रक्स लिखो और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। ऐसा कुछ आइडिया है कि पेपर में प्रैक्टिकल अटेम्प्ट नहीं करना? तो फिर प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करो। अगर एक माइंडसेट होता है कि भाई नहीं मुझसे प्रैक्टिकल नहीं होगा, मैं नहीं अटेम्प्ट करता, तो अलग बात है। हो गया? दिखाओ, देना उसकी नोटबुक। आपने 2 2 बार ही लिख दिया, ईयर 2। बेटा देखो, अगर आपने टर्मिनल वैल्यू में ऑलरेडी फ्यूचर कैश फ्लो ही लिया है, तो ये ऑलरेडी इसकी क्या आएगी, प्रेजेंट वैल्यू ही आएगी। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालते? नहीं, इस केस में नहीं निकालते, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे क्या लिया है, ये देखो, ये ऑलरेडी फ्यूचर कैश फ्लो ही। अच्छा नहीं, अभी नहीं है ये फ्यूचर कैश फ्लो। ठीक है ठीक है, ये तो नॉर्मल है, वो है, मेरे को लगा वो निकालेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस ये है कि ये ईयर 4 होगा, ये वाला 5 ही हो जाएगा। अब ये निकली इसकी प्रेजेंट वैल्यू, कोई भी चीज़ को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, जैसे हमें हर ईयर, अभी इन्होंने पूरा नहीं हुआ क्योंकि हर ईयर को प्रेजेंट में नहीं किया कन्वर्ट। प्रेजेंट में करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी वैल्यू है डिवाइडेड बाय 1 प्लस जो भी फैक्टर है, जैसे 10% है, 8% है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में 10% है, तो 1 प्लस जी, सॉरी जी नहीं, डिस्काउंटेड रेट, 1 प्लस WACC रेज टू द पावर n, जितना भी नंबर ऑफ ईयर्स है। जैसे ये वाला 5 ईयर्स का है, क्योंकि 5 ईयर्स के बाद की टर्मिनल वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। पहले वाले का करेंगे, अगर जहाँ पे 2 लाख रुपीज़ है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 यानी 1.1, तो उसमें रेज टू द पावर 1 होगी, फिर रेज टू द पावर 2 हो जाएगी सेकेंड ईयर में, अगर मुझे इसकी निकालनी है। इसे ये रही 2 लाख था, 20 लाख था पहले, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 रेज टू द पावर 1, क्योंकि पहला साल था, तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 1.1। सेकेंड ईयर के लिए 21 लाख हो गई वैल्यू, तो 21 1.01 रेज टू द पावर 2। थर्ड ईयर के लिए यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहीं पे 5 आ जाएगा। टर्मिनल वैल्यू भी 5th ईयर की है, तो इसलिए वहाँ पे भी कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, वैल्यूएशन ऑफ सिनर्जीज।
सिनर्जी नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है, नया टॉपिक तो नहीं है, पहले पढ़ा है सिनर्जी का मतलब क्या होता है? यस, 1+1 मेक्स अ 2। तो यहीं पे वही बात हो रही है कि अगर कंपनीज आ रही हैं साथ में तो उनकी क्या वैल्यू हो रही है आपस में आकर, वो वैल्यू फाइंड करना और फिर ये देखना कि क्या एक परचेज प्राइस फिक्स्ड होता है, दैट इज़ वैल्यूएशन ऑफ सिनर्जीज। कि अगर हम दोनों का साथ में काम करके 200% 200 या सॉरी, अगर हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं और हमारा 7 लाख रुपीज़ प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है, मेरा और इंडिविजुअली 10 लाख हो रहा था, आपका इंडिविजुअली 12 लाख रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा था। अब अगर हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो हमारा टोटल और 7 लाख रुपीज़ प्रॉफिट ऐड हो रहा है, यानी कि 10 लाख मेरा, 12 लाख आपका, तो टोटल 22 लाख रुपीज़ हुआ, प्लस 7 लाख कौन सा, जो हमें सिनर्जी की वजह से प्रॉफिट ऐड ऑन होगा। तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 29 लाख हो गया। उसके अकॉर्डिंग कंपनी की अब मार्केट वैल्यू नहीं निकालना, दैट इज़ वैल्यूएशन ऑफ सिनर्जीज। कि जो हमें बेनिफिट मिल रहा है उससे हमारी कंपनी की एक्चुअल वैल्यू अब क्या हो रही है, जिस पे हम परचेज कंसिडरेशन फिक्स करेंगे। सो सिनर्जी इज द एक्स्ट्रा वैल्यू दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द मर्जर ऑफ टू बिजनेसेस। It is the increased value that results from the companies pooling their resources together. कौन सी वैल्यू है ये जो इंक्रीज वैल्यू हुई? क्यों? क्योंकि दो कंपनीज अपने रिसोर्सेज को क्या कर रही है, एक साथ पूल कर रही है, एक साथ लेकर आ रही है, which would not be possible for them to do alone. This extra value may come from lower expenses, कि या तो हमारे खर्चे कम लग रहे हैं या किसी रीज़न की वजह से हमारी इनकम ज़्यादा हो रही है, कि मे बी सेल्स ज़्यादा हो रही है तो इनकम ज़्यादा हो रही है, या प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा बढ़ रहा है, तो किसी भी वजह से हमारी एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है। बाय इंक्रीजिंग सेल्स, या तो सेल्स बढ़ गई, कटिंग कॉस्ट अबव एंड बियॉन्ड व्हाट ईच फर्म कुड अकम्प्लिश ऑन इट्स ओन। तो बोला हमें यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर मेंशन करनी है कि जो फर्म अकेले नहीं कर सकती थी, क्योंकि यहाँ पे भी आया कि कंपनी कैन नॉट अचीव ऑन इट्स ओन, और यहाँ पे भी कहीं कहीं आया था कंपनी की अलोन नहीं कर सकती, क्योंकि अगर अकेले कर लेगी तो उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं खुद से अपने खर्चे को कम कर सकती हूँ, अपना इनकम जनरेट कर सकती हूँ, तो मुझे किसी और की वैल्यू, किसी और की ज़रूरत नहीं है। मुझे ज़रूरत ही वहाँ पे है जहाँ पे क्या है, मेरी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, सो दिस टेक्निक ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ सिनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द मर्जिंग ऑफ टू बिजनेसेस इज नोन एज सिनर्जी वैल्यूएशन।
Through this procedure, present day value of all potential synergistic advantages is estimated and added to the current valuation of the company. कि जो भी हमें इससे एक्स्ट्रा मिलेगा, जितना भी हमने एस्टिमेट कर रखा है कि हाँ पोटेंशियली हमें ये वाली चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, वो हम वैल्यू में ऐड करने के लिए ऐड ऑन कर देते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट कंपनी की अभी की वैल्यू पता चल जाए. देन टाइप्स ऑफ सिनर्जीज जो इससे क्रिएट होती हैं, तो पहला क्या है, रेवेन्यू सिनर्जीज. मतलब सिनर्जी मतलब बेनिफिट होना. तो रेवेन्यू सिनर्जीज में क्या हो रहा है कि हमारा जो रेवेन्यू है उसमें बेनिफिट हो रहा है, हमारी रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है. इनकम सिनर्जी है तो इट मीन्स हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है. कॉस्ट सिनर्जी है तो इट मीन्स हमारी कॉस्ट बच रही है. हेलो, so business can assess new markets and goods to create revenue synergies that allow them to access new client bases and income streams. Sorry for the disturbance. ठीक है, सो बिजनेस कैन असेस न्यू मार्केट्स एंड गुड्स टू क्रिएट रिवेन्यू सिनर्जीज. कि कैसे होगा, अब कोई भी दो कंपनीज अगर आपस में मर्ज कर रही हैं तो दोनों को क्या मिलेगा, एक दूसरे के कस्टमर्स मिलेंगे. तो जब मुझे आपके कस्टमर्स मिल रहे हैं तो मुझे कोई न्यू मार्केट मिल रहा है, आपको मेरे कस्टमर्स मिल रहे हैं तो मुझे कोई, आपको कोई न्यू मार्केट मिल रहा है. तो दोनों को जब न्यू मार्केट्स मिल रहे हैं उनकी सेल्स इंक्रीज़ हो रही है. तो जब सेल्स इंक्रीज़ हो रही है तो पैसा ज़्यादा आएगा, तो रेवेन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है. सो लाइक न्यू क्लाइंट बेसिस एंड इनकम स्ट्रीम्स. बिजनेस दैट कंबाइन कैन एक्सेस ईच अदर्स प्रीवियसली inaccessible markets by making use of a shared distribution network they may reach a wider audience. क्योंकि एडवर्टीज़मेंट की कॉस्ट जो है वो अब दोनों को एक ही साथ पड़ेगी. वैसे अलग अलग एड्स कराने की अलग अलग कॉस्ट पड़ती, किसी भी वे में वो एडवर्टीज़ कर रहे हैं खुद को. तो अब क्या हो रहा है कि अब एडवर्टाइज़ कर रहे हैं तो एक साथ ही कर रहे हैं, तो ज़्यादा
कम पैसे में क्या कर सकते हैं, खुद को ज़्यादा एडवर्टाइज अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ वो दो चीज़ों को एडवर्टाइज या मतलब एक तरीके से जो भी एडवर्टीजमेंट का मेथड खुद से बेटर हो गया है, क्योंकि नाम मिल गया कहीं ना कहीं किसी और का, तो उसकी वजह से भी एक रीच बढ़ जाती है. देन additionally a diversified product line creates chances for cross and upselling which boosts the market share. कि अगर आप लोग दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेच रहे हो कि आपके में डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स हो गए, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, आपका रीच और बढ़ सकता है, क्योंकि अब आप हो जो सिंगल जगह पे दो चीज़ें बेच रहे हो, तो एक लोग ये था ना कि एक चीज़ लेने आए तो दूसरे की भी सेल्स अल्टीमेटली बढ़ जाती है, तो वो वाला कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा और आपका मार्केट शेयर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. The 2014 merger of Lafarge and Holcim Services as an illustration of this, as it gave the new company the most extensive selection of the construction materials, cements and aggregates available worldwide. तो इसकी वजह से जो इनका मर्जर था उसकी वजह से ये कंपनी बहुत ज़्यादा शेयर इनका बहुत बढ़ गया था. So the broadest and the most varied geographic coverage, that was a better position to take advantages of chances for expansion in the new markets and recovery of established markets, as well as the capacity to support innovation skills for creating novel and sustainable goods and solutions to them. Then cost synergies. कॉस्ट synergies क्या है बेसिकली, जब मैंने कहा कि अगर हमारी क्या हो रही है, कॉस्ट कहीं ना कहीं कम हो रही है, तो कॉस्ट हमारी फाइनेंशियल भी कम हो सकती है. बेसिकली कैसे, क्योंकि जब आपके पास दो कंपनीज़ के इकट्ठे पैसे लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट रेट कम पड़ता है. इंटरेस्ट रेट बेसिकली जब आपको कम पड़ रहा है तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंप्रूव हो रही है. लाइक आप जितना ज़्यादा कंपनी से बैंक से लोन लेते हैं वो आपको पर इंटरेस्ट रेट उतना कम दे देते हैं. और जब अब आपके पास इतनी बड़ी कंपनी हो गई कि आपके पास दो कंपनीज़ के नाम हो गए, तो आपको लोन मिल भी, या आपके पास और भी मेथड हो जाते हैं पैसों को अवेल करने का, तो फिर आप वही पैसे का अवेल करते हो जो आपको सबसे चीपेस्ट सोर्स पड़ रहा होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली स्टेबल भी करता है. सो स्टेटमेंट ऑफ इनकम सिनर्जीज में क्या है, फाइनेंशियल सिनर्जीज लाइक रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट, टैक्स सिनर्जीज सच एज द एबिलिटी टू ऑफसेट लॉसेज और लोअर द टैक्स रेट, कि आपको टैक्स भी शायद कभी ना कभी कम देना पड़ सकता है, कि अगर एक कंपनी का या एक पार्ट में लॉस हो रहा है तो आप वो लॉस को ऑफसेट कर सकते हो अपने टोटल प्रॉफिट से. एक सेगमेंट में आपका लॉस हुआ और फिर आपने क्या किया, आपने टोटल प्रॉफिट से उसको ऑफसेट कर लिया, तो आपका जो एक्चुअल फिर नेट प्रॉफिट निकला वो कम निकला. तो बिकॉज ऑफ दैट मर्जर आप वो ऑफसेट कर पाए उस लॉस को, तो आपको टैक्स भी कहीं ना कहीं कम देना पड़ सकता है, तो टैक्स का बेनिफिट हो सकता है, जिससे फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, बेटर हो सकती है. सिनर्जीज कैन बी नोटिस्ड इन सेवरल एरिया सच एज रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, कि जो आप गुड्स बेच रहे हो उसको जो गुड्स बनाने के पैसे लग रहे हैं वो कम हो सकते हैं. मार्केटिंग यानी कि एडवर्टाइज करने के एक्सपेंसेस कम हो सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट की बात कर रहे हैं हम. बाकी जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का एक ही जगह पे पेपर वर्क हो रहा है, तो वो पेपर वर्क बच जाता है. सीए वगैरह आपको एक कम हायर करने पड़ते हैं, तो जितना भी ऐसे जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वो भी क्या होते हैं, कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं. और आपके रेंट्स बच जाते हैं जगह के, कि आपका बिजनेस एक ही जगह पे हो गए तो टोटल ओवरऑल रेंट कम हो गया. एंड स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, the combined firm experiences immediate cost reduction as a result of these synergies. then balance sheet energies में कि इनकम स्टेटमेंट के साथ साथ आपकी जो ऑपरेटिंग लिक्विडिटी है वो भी इम्प्रूव होती है, कि आपके पास जो कैश इन हैंड है वो भी अच्छा रहता है, कि आपके पास प्रॉपर कैश इन हैंड है, बिकॉज अब दोनों के कैश हैं आपके पास, तो आपकी जो लिक्विडिटी है, करंट रेशियो है, वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है. कैपिटल एक्सपेंडिचर की एफिशिएंसीज हैं, क्योंकि अब आपने जो खर्चा किया, जो मशीन यूज़ करी है, जो मशीन खरीदी है, उनका आप बिल्कुल एफिशिएंट यूज़ करोगे जब तक वो, क्योंकि अब दो लोग उस सिंगल मशीन पे काम कर रहे हैं. पहला कोई एक पर्सन काम कर रहा था, अगर मैंने अब एक बाइक खरीदी और वो साथ में ही डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट दोनों हैं और वो दोनों की डिलीवरी कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो बाइक कभी भी खाली नहीं रहेगी, फटाफट यूटिलाइज होती रहेगी. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, इम्प्रूव होगा बिकॉज ऑफ सच कंडीशंस. देन these synergies lead to improved capital efficiency even if they might not immediately cut the expenses. कि immediately अगर expenses कम नहीं भी हो रहे
फिर भी वो जो लिक्विडिटी रेशियो वगैरह आपकी इंप्रूव हो रही है उसकी वजह से ही आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं. Then the third one is financial synergies. This might arise from combining two businesses by making the merged company finances and capital structure as efficient as possible. कि अगर एक फर्म थी जिसने ज़्यादा डेट में थी, ज़्यादा कॉस्ट वाला कोई लोन वगैरह ले रखा था, तो क्या करेंगे जब वो साथ में आए तो सबसे पहले वो चीज़ों को क्या करेंगे, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और जो कंपनी आपने एक्वायर करी है, टेक ओवर किया है जिसका भी, उसकी कंपनी की जो भी कॉस्ट है आप उसको, फाइनेंशियल कॉस्ट है आप उसको क्या करेंगे, मिनिमम करने की कोशिश करेंगे ताकि उसको बेटर से कर सके. तो जो भी उसके लाइक हाई रेट्स वाले पैसे होंगे उनको आप फर्स्टली ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. तो इस वे में आपको फाइनेंशियल सिनर्जीज मिल जाती है. इट कैन बी obtained थ्रू ऑफरिंग टैक्स बेनिफिट्स, यूटिलाइजिंग टैक्स लॉसेज और क्रेडिट फ्रॉम वन फर्म टू ऑफसेट द प्रॉफिट्स ऑफ अनदर. ये जो अभी हमने बेसिकली बैलेंस शीट में पढ़ा, लाइक इनकम स्टेटमेंट में पढ़ा, वो भी यहीं पे यही सेम है. इंक्रीजिंग वंस डेट कैपेसिटी थ्रू इंक्रीज स्केल, क्योंकि अब स्केल बढ़ गया आपका, आपके पास दो बिजनेसेस के पैसा है, ताकत है, तो आपको लोन्स वगैरह भी क्या मिलेंगे, ज़्यादा मिल जाएंगे, तो आपकी कैपेसिटी बढ़ गई है. डाइवर्सिफिकेशन एंड कंसिस्टेंट कैश फ्लोज आपके पास आते रहेंगे. सो पुट इट ब्रीफ, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से डायरेक्ट क्लाइंट एक्विजिशन है जिससे आपका प्रॉफिट वगैरह क्या हो जाएगा, अच्छा होगा, रेपुटेशन अच्छी होगी जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको कम पड़ जाएगी. देन अब एक ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इसका ही. एक मर्जर हुआ है बिटवीन कंपनीज P एंड Q इज बीइंग कंसिडर. द फॉलोइंग इज पर्टिनेंट फाइनेंशियल डेटा फॉर बोथ द कंपनीज. कंपनी P के बारे में क्या है कि 500 उसकी मार्केट वैल्यू है कंपनी की P की, 25 शेयर्स हैं उसके, प्रॉफिट्स कितने हैं 40. कंपनी Q है उसकी मार्केट वैल्यू 300 है, 15 शेयर्स इसके आउटस्टैंडिंग है, प्रॉफिट्स कितने हैं यहाँ पे 20 के. ड्यू टू द कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिड्यूस हो रही है क्योंकि आपस में काम कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, और रेवेन्यू उनका इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसकी वजह से उन्होंने ये एंटिसिपेट किया है कि उनको जो यील्ड्स एनर्जी से बेनिफिट मिल रहा है दैट इज़ ऑफ 50. साथ में आने से जो प्रॉफिट मिल रहा है दैट इज़ ऑफ दी 50. ठीक है. अब हमें पोस्ट मर्जर ओवरऑल वैल्यू देखनी है मर्ज कंपनी की, टेकिंग सिनर्जी वैल्यू इनटू द अकाउंट, कंबाइंड अर्निंग पर शेयर निकालना है, EPS निकालना है आफ्टर द मर्जर, और प्री सिनर्जी वैल्यू बिटवीन द कंपनी P एंड Q इज द बेसिस फॉर द परचेज प्राइस, देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम यू पे टू द कंपनी Q. ठीक है. सबसे पहले तो हमें क्या निकालनी है, ओवरऑल वैल्यू निकालनी है आफ्टर मर्जर या पोस्ट मर्जर. तो टोटल वैल्यू निकालने के लिए मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी P प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी Q, इन दोनों की तो मार्केट वैल्यू आएगी क्योंकि हमें मार्केट वैल्यू चाहिए. साथ में क्या आएगा, जितना ये सिनर्जी साथ में प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि अब ये उनकी मार्केट वैल्यू को इंक्रीज कर देगी, तो प्लस सिनर्जी वैल्यू. सो 500 प्लस 300 प्लस 50, 850 इज दी ओवरऑल वैल्यू ऑफ द मर्ज्ड फर्म. क्लियर है, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है. देन सेकंड क्या निकालना है, कंबाइंड कंपनी का EPS निकालना है. तो EPS के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि अर्निंग्स कितनी है टोटल. टोटल अर्निंग्स निकालने के लिए अर्निंग ऑफ A, P और अर्निंग ऑफ Q. अर्निंग ऑफ P कितनी है
40, अर्निंग ऑफ क्यू कितनी है 20, क्योंकि वही बोला हुआ है ना कि 40 है प्रॉफिट और 20 है, तो टोटल अर्निंग्स कितनी हो गई 60। टोटल मार्केट शेयर कितना हो गया, सॉरी टोटल शेयर्स कितने हो गए, मार्केट शेयर नहीं टोटल शेयर्स कितने हो गए, 25 पी के शेयर्स थे, 15 किसके थे क्यू के शेयर्स थे, तो टोटल कितने हो गए 40 शेयर्स हो गए। ईपीएस कैसे निकालते हैं, अर्निंग्स अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स, तो अर्निंग्स इज 60 और नंबर ऑफ शेयर्स इज 40, तो कितना हो गया 1.5 इज द न्यू ईपीएस। देन थर्ड में क्या निकालना है, प्री सिनर्जी वैल्यू बिटवीन कंपनी पी एंड कंपनी क्यू इज द बेसिक्स, तो हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो आप पे करेंगे। तो प्री सिनर्जी वैल्यू कितनी थी कंपनी की 800, करेक्ट, क्योंकि 500 और 300 थी। देन प्री सिनर्जी वैल्यू पर शेयर के अकॉर्डिंग अगर मैं देखती हूँ तो पर शेयर के अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू थी कंपनी की 800 टोटल और 40 शेयर्स थे, तो कितनी हो गई 20 रुपीज़। अब परचेज प्राइस क्या हो जाएगा, प्री सिनर्जी वैल्यू इनटू शेयर्स ऑफ कंपनी क्यू। प्री सिनर्जी वैल्यू कितनी निकली, प्री सिनर्जी वैल्यू इज लाइक दिस 20 पर शेयर, और शेयर्स कितने हैं कंपनी के पास 15, तो कितनी आ गई 300 आ गई। कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है क्यू की, क्योंकि क्यू को खरीदने की बात कर रहे हैं हम, तो क्यू की वैल्यू कितनी है 300, क्यू की भी वैल्यू 300 है और मेरी इसकी जो वैल्यू हमारी बन रही है वो भी कितनी बन रही है 300 ही बन रही है, तो कंपनी को हम 300 रुपये ही पे करेंगे, कोई प्रीमियम नहीं पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे था कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ प्रीमियम यू विल पे, तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम विल बी 0 बिकॉज कंपनी की वैल्यू भी 300 थी और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू निकली है वो भी 300 निकली है। उन्होंने हमें प्री सिनर्जी वैल्यू से बोला था कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे प्री सिनर्जी वैल्यू ली 800 रुपये। प्री सिनर्जी के अकॉर्डिंग पर शेयर कितना बन रहा था हमारा वैल्यू 20 रुपीज़, क्योंकि 800 अगर कंपनी के पास 800 रुपये है टोटल और 40 शेयर्स है तो पर शेयर की वैल्यू कितनी है 20 रुपीज़, और कंपनी क्यू के पास 15 शेयर है तो 20 इंटू 15 किया तो कंपनी की वैल्यू कितनी है 300। अगर पोस्ट मर्जर होता कि पोस्ट मर्जर वैल्यू निकालनी होती तो ये कितनी हो जाती 850, फिर यहाँ पे 850 आता और इसकी वैल्यू 21 पॉइंट समथिंग हो जाती, फिर यहाँ पे भी वैल्यू 21 हो जाती, यहाँ पे भी 330 के अकॉर्डिंग नहीं 315 के अकॉर्डिंग कुछ हो जाता, तो इस केस में कंपनी कितना पे करती प्रीमियम 15 रुपये। क्लियर है, या कंपनी की जो वैल्यू है वो कम होती तो भी यहाँ पे कुछ चेंजेस आ सकते थे, तो हमें अमाउंट ऑफ प्रीमियम निकालना है तो ऐसे ही निकलेगा कि अगर वो कंपनी कुछ पे कर रही है और कंपनी की वैल्यू कितनी है उन दोनों का डिफरेंस। करो अब एक सिमिलर क्वेश्चन आई विल गिव।
करो। ये साथ साथ अटेंडेंस है। कोई डाउट आ रहा है तो पूछो, नहीं तो क्वेश्चन करो। कितनी हो जाएगी मार्केट वाली बता दो, मार्केट वाले तो 1 मिनट में चल जाएगी। 17 लाख। आपने मुझे लग रहा है पहले वाले को 2 लाख समझ लिया है। 20 लाख तक कोई बात नहीं, 2 लाख के अकॉर्डिंग ठीक है कर। अगर पहले पार्ट को 17 लाख ठीक है। अर्निंग पर शेयर कितना निकला? अर्निंग पर शेयर 3 + 2 5 lakhs डिवाइडेड बाय 3000। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 3000 इज ठीक है। प्री सिनर्जी वैल्यू थी 12 लाख। अगर हम उसे 2 लाख समझते हैं, नहीं तो अगर 20 करते तो 30 लाख हो जाएगी प्री सिनर्जी वैल्यू। तो प्री सिनर्जी वैल्यू 30 लाख हो गई। और क्या चाहिए हमें? शेयर्स चाहिए। कितने शेयर्स हैं? 3000। तो कितनी होगी वैल्यू? 1000 के आसपास या 100 हो गई? 30 लाख है ना। 30 लाख डिवाइडेड बाय 3000 तो 1000 हो गई। 1000 आई पर शेयर की वैल्यू। अब क्यू के कितने शेयर, एल के कितने शेयर्स थे?
10,000 1,000 इंटू 1,000 शेयर, तो ये भी अगेन